हेलो एवरीवन। सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का पन्ना। तो कल उसी का सब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, विश्व अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण को हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी विश्व अर्थव्यवस्था है उनका पुनर्निर्माण क्या है, कैसे उनकी स्थिति है, क्या उनका पुनरुत्थान है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि युद्ध कैसे चला, क्या खेमा था युद्ध का, क्या स्थिति बनी हुई थी। रूस पर जब हमला हुआ तो जर्मनी ने जब आपका हमला किया नाजियों ने, तो उसकी स्थिति को हमने पढ़ा। ठीक है, इन सभी को देखकर हम लोगों ने आपका पूरी बात की और एक एक कर बहुत अच्छे से हमने गौर करके देखी। इसी के साथ हमने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात की कि कैसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आपका कुछ चीजें निकली। उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हमने देखा कि कहाँ जहाँ दो महायुद्ध अर्थव्यवस्थाएं हो रही थी, उन दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच हमने वो पूर्ण रोजगार की स्थिति पाने में क्या थी, इनको हमने आपका देख रखा था, बात भी की और इनको जांच भी की क्या था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। देख लें एक बार आप सभी। चलो, देख लिया होगा और पीछा पूरा जो पढ़ा है सब आपने क्लियर कर लिया होगा, कैसे आईएमएफ बना, कैसे वर्ल्ड बैंक बनी, इन सबको। अब आप देखेंगे कि यूएस का इसमें बेसिकली क्या रोल रहा। यूएस ने कैसे होल्डिंग कैपेसिटी अपने पास कर ली, कैसे वीटो अपने पास कर ली यूएस ने। आप इसको महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ रूस ने ही अपने पास, सॉरी यूएस ने क्यों अपने पास रख लिया। क्लियर है। और इसमें एक पावर दी गई कि कोई भी फैसला हो, वीटो यानी कि किसी भी फैसले को पलटने का अधिकार किसको मिला? आपका यूएस को। ठीक, और यह व्यवस्था भी कर दी गई और इसको बता दिया भी गया। ठीक, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र और जापान के लिए आय की वृद्धि के लिए अपरियम युग और सूत्रपात किया। 1950 और 1970 के बीच व्यापार विकास दर सालाना 8% वार्षिक से भी ज्यादा रही। आप देखेंगे जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, इसमें वेस्टर्न इंडस्ट्री जो आपके राष्ट्र थे उनका व्यापार और तेजी से बढ़ा, सूत्रापात हुआ। इन देशों के बीच में ये सारी चीजें बढ़ने लगी, सालाना चीजें इंक्रीज हुई। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर बेकीमती स्थिर थी, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। इस दौरान ज्यादातर समय अवधि में औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। दशकों तक तकनीकी और उद्यम व्यवसायिक प्रसार हुआ। विकासशील देश औद्योगिक देश के बराबर आपका पहुंचने में जी तोड़ कोशिश करते रहे। इसके लिए उन्होंने आधुनिक तकनीकी से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात में बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। क्या किया? बेहिसाब जो आयातित पूंजी थी उनका आपने इनका निवेश किया। ठीक, आगे देखिए। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे इस समय आपका संयंत्रों में, चीजों को बनाने में, उपकरणों को बनाने में कैसे नई नई आपके जो आपके इन्वेस्टमेंट थे वो आपके किए जा रहे थे और उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट का बेसिकली क्या था, ये आपका इसमें आप समझ सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि ये सारी चीजें क्यों और किस तरह हो रही थी। क्लियर है? युद्धोत्तर वर्ष में अब है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। औपनिवेशिक और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेश के अधीन था। उसने 2 दशक में
एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बना चुके थे। सबसे बड़ा कौन था? यूरोप ही था, और यूरोप में एकमात्र देश का नाम ब्रिटेन था। लेकिन ये सभी देश गरीब संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था समाज लंबे समय तक चल रहे औद्योगिक शासन पर अस्त व्यस्त हो चुका था। क्या हो चुका था? अस्त और व्यस्त जो है आपका हो चुका था। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थाएं भूतपूर्व औपनिवेश, गरीबी समस्या और विकास की कमी से निपटने के लिए दक्ष नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार यूरोप जापान से भी अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, उसके कारण आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर ही निर्भर नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक में आखिरी सालों तक आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान दे चुकी थी। क्या कर रही थी? पहले से ज्यादा जो था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ये ध्यान दे चुके थे। ठीक। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेश के रूप में पश्चिमी भागों के अधीन रहे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की कर्ज से बाहर निकालने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ती थी। भूत और औपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण में बहुत साल बीत जाने के बाद बहुत सारे स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, या जहां भी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा, जमीन अभी भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों तक ही नियंत्रण था, और वे इसी नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत को तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिकी जैसे अन्य शक्तिशाली देश बहुराष्ट्रीय कंपनी की भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत का दोहन कर रही थी। कैसे थी? कीमतें वो आपका बहुत कम आपका प्रयोग में आपका ले रही थी, जिससे कि चीजें हो सके, जिससे कम चीजें इनका दोहन किया जा सके। तो ये नव स्वाधीनता राष्ट्र के रूप में समय जागृत हो रहा था। आप इसको देख सकते हैं। चलो देख लिया, आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेजी से प्रगति का कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर के लिए आवाज उठाई और महसूस किया कि G77 के रूप में संगठित हो गया। कौन सा है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर। क्लियर हो गया? जिसे G17 कहते हैं, 77 सॉरी। यह NIEO से उनका आशय है कि NIEO का इससे आशय है कि जिसमें उन्हें संसाधनों की सही मायने में नियंत्रण मिल सके, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता, कच्चे माल सही दाम और अपने तैयार मालों को विकास के लिए बाजारों में बेचने की पहुंच हो सके। ये सारी चीजों के बारे में उनको देखा गया, उनसे आपका बात की गई। क्लियर है? अब है ब्रिटेन वुड का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। तो ये वही दौर है जब देश और दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होने के बाद आपका वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, इनका जन्म हो चुका है और ये नए रूप में लोगों के सामने आ रहे हैं। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही ढंग से नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियां भारी लागत से अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता करना कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में
पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और तरह में ही और अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक, ये आपको देखना। चलिए, 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिमी के वैश्वीकरण बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्जा न लेने के लिए बाध्य किए जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण भारत में गिरावट आई, गरीबी बढ़ने लगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या ज्यादा दिखाई दी। कहाँ दिखाई दी? इन जगह पर यह समस्या आपका ज्यादा हमको देखने के लिए मिली। औद्योगिकरण विश्व में बेरोजगारी की समय में फंसने लगा। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक काफी बेरोजगार रह गई। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनी भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। क्या करने लगी? ऐसी जगह पर जहां पर आपका केंद्रित वेतन कैसे थे? कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद अर्थशास्त्र की अलग थलग थी, परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे के तथा पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। कैसे बन गए थे? विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। चीन जैसे देशों में केवल तुलनात्मक रूप से ही कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजार में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आप इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन, खिलौने चीन में बने हैं और वहां जैसे लगते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था अल्प लागत अर्थव्यवस्था खास तौर पर वहां पर कम वेतन का नतीजा है। वहां कम वेतन पर चीजें मिलती हैं और बहुत आसानी से लोगों तक पर्याप्त होती हैं और वहां तक पहुंचती हैं और वहां के बाजारों की ही ये सारी वजह आपको देखने के लिए मिलती है। लोगों के कम वेतन वाले देशों में जाने से वैश्विक बाजार और पूंजी प्रवाह का असर पड़ा। क्या हो गया? इन सब चीज पर असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन, ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव के कारण दुनिया की आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्या हो चुका था? पूरी तरह से आपका बदल चुकी थी। ठीक, तो इस तरह से जो पूरा चैप्टर है आपका समाप्त हो चुका है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। कुछ चीजें बती हैं वो और मैं आपको समझा दूंगा, तो किसी को कुछ पूछना है इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। 2 मिनट का मैं आपको समय दूंगा, एक बार पूरा देख लीजिए फिर आगे बढ़ें। चलिए, तो पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो कौन कौन सी यूनिट हमने पढ़ी चैप्टर में आप ध्यान देंगे तो हमने 4th नंबर की यूनिट पढ़ी है अभी। तो चैप्टर हमने कल शुरू किया था और आज का फिनिश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धकाल, एक यूनिट हमने ये पढ़ी। एक यूनिट ये रही, यूनिट नंबर 4। अब हम यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं, जो हमने तीसरे नंबर की यूनिट पढ़ी थी। तो आपको क्लियर होना चाहिए, एक अर्थव्यवस्था का था, एक इसमें हमने पढ़ी थी जब युद्ध हो रहा था, याद है आपको? फर्स्ट वॉर। तो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्थाएं, तो 3 नंबर यूनिट ये पढ़ी।
अब यूनिट नंबर 2 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा यूनिट था। बताइए बच्चों। आपके सामने यूनिट आ गई है और इस यूनिट में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे स्थिति रही थी उस समय आपका 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था है, यानी कि 1815 से लेकर 1914 का समय। ठीक। और फर्स्ट यूनिट को तो आप जानते ही हैं, इसमें बिल्कुल साफ और सरल आधुनिक युग से पहले। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हमने देख लिया। क्लियर है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। आप लोग एक बार घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए, को डाउट लगता है मुझसे पूछिए। कल इसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट नोट हम लोग तैयार करेंगे। क्लियर है, ताकि चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाए। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।